हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हमने जो अध्याय आधा पढ़ा था, आज हम उसे पूरा करेंगे और चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था से, ओके, और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला आपको पता है, अभी जो आपको बताया गया था। देखिए, अब उसने कहां से शुरुआत की थी, जहां पे आपके प्रश्न में स्पेशली लिखा गया है कि विराम अवस्था से शुरू की थी, यानी कि उसका जो प्रारंभिक वेग है, ये पहली स्थिति की हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक वेग है 0, अंतिम वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड, टाइम उसने लिया 30 सेकंड, यानी कि उसका जो त्वरण है वो क्या होगा v, यानी जो उसका अंतिम वेग है 6 माइनस 0/30। ठीक है, 6/30 क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरी अवस्था क्या है, अब दूसरी अवस्था जो है उसमें उसका जो प्रारंभिक वेग है वो ये हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अंतिम वेग उसका 4 है। यहां से त्वरण आपको निकालना है, तो त्वरण, अब इसको टाइम उसने लिया इसने 5 सेकेंड का, तो त्वरण अब क्या है 4 माइनस 8 6। अब लेकिन देखिए ये माइनस में आएगा, क्योंकि 4 में से आप 6 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो त्वरण है नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी स्थिति में कितना है 0.04 मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है और वह असमान त्वरण से गति में है? जब हम एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं ना, तो वो आपकी क्या होती है, एक समान त्वरण से गति में होती है। जैसे कोई भी जो चीज होती है आपका फ्रीली गिर रहा है, वो आपकी एक समान त्वरण से गति में। और आपका असमान त्वरण से कैसे होगा, जैसे कि बस स्टॉप पे आपकी बस रुक रही है फिर जा रही है, ठीक है, तो आपका असमान त्वरण गति में है। प्रश्न 2 देखते हैं। देखिए, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो देखिए, यह आपका प्रारंभिक वेग है यानी u, और ये है आपका फाइनल वेग या अंतिम वेग जिसे कहते हैं जब v, और आपको टाइम दिया, ये आपका t है। तो आपको बस का त्वरण ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u अपॉन में t। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहां से त्वरण ज्ञात करेंगे। ओके बच्चों, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ के द्वारा ही प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे किसी, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ना प्रसारण जैसे हो रहा है, तो प्रत्येक ओवर में गए जो रन बनते हैं, रन की जो दर होती है, उसको क्या होते हैं ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसे कि हमने गणित में भी पढ़ा है, एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से 2 चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। और किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ क्या होता है, किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी है या वेग है या दूसरी राशि जैसे कि समय। ओके, तो पहले हम बात करेंगे दूरी समय ग्राफ की। अच्छा, समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ का द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, ये आपका होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ठीक है, तो x, देखिए x अक्ष में किसको लिया गया है, समय को, यानी कि टाइम को। ठीक है, और y अक्ष में किसको लिया गया है, दूरी को। ठीक है, यानी डिस्टेंस। ओके बच्चों, दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे अगर वस्तु एक समान चाल से या असमान चाल से चल रही है या विरामावस्था में है। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिया गया है, ये एक समान चाल से गतिमान किसी
वस्तु का दूरी समय ग्राफ है। देखिए किस तरह से एक सीधी लाइन आ रही है, मतलब एक समान चाल से ये चल रहा है। तो देखिए जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तथा इसकी चाल एक समान होती है, ओके, अतः वस्तुओं के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होते हैं। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ग्राफ का ओ बी जो भाग है वो ये दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। अगर आप y अक्ष पर विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। बिंदु ए से x अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से y अक्ष के समानांतर एक रेखा कीजिए। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। ओके, देखते हैं जैसे कहां पर है आपका, देखिए ये इस तरह से, देखिए आपको त्रिभुज बना हुआ ये नजर आ रहा है, ABC है ना। तो अब देखिए, अब ग्राफ पर AC समयांतराल यानी कि समय अंतराल T2 माइनस T1 को बताता है, जबकि BC जो है वो दूरी S2 माइनस S1 को बताता है। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से बिंदु B बिंदु तक जाने में कितना समय लगा, T2 माइनस T2 समय में S2 माइनस S1 की दूरी तय की जाती है। यानी कि अगर हमें इसे चाल निकालनी है तो चाल क्या होगा, दूरी अपॉन समय। ठीक है बच्चों, तो हम त्वरित गति के लिए किसी भी दूरी समय ग्राफ को अंकित कर सकते हैं। अब आपको एक और सारणी दी गई है, सारणी 8.2 में एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 2 सेकंड का। और वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक समान गति से तो बिल्कुल नहीं चल रही है ना। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया है, एक सीधी रेखा ना होके थोड़ा सा ये कर्व हो गया है ना। तो ये असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ है। तो कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र ये आपको दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात है कि इस ग्राफ की आकृति जो हमने पिछले चित्र में देखा था 8.3 में, उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा नहीं गया है बल्कि थोड़ा सा आपका क्या हो गया, कर्व हो गया है। ओके बच्चों, चलिए अब हम अगला देखते हैं, वेग समय ग्राफ। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। अगर वस्तु एक समान क्षेत्र में गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि आपको इस चित्र में दिया गया है। देखिए कोई परिवर्तन इसमें हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, और ये x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। देखिए 40 किलोमीटर, देखिए वेग है 40 किलोमीटर प्रति दर की रफ्तार से ये चल रही है। ओके बट तो हम जानते हैं कि एक समान वेग में चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, अब चित्र 8.5 से T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए समय T1 व T2 के संगत बिंदुओं पे ग्राफ पर लंब खींचना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को ऊंचाई AC और BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। देखिए आपकी लंबाई AB। ओके, इसलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है
ए सी इंटू सी डी। अच्छा, ए सी क्या है, ध्यान से देखिए, ए सी कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी डी कितना है आपका, देखिए सी डी आपका क्या है, T2 माइनस T1। ओके, T2 माइनस T1 हमें नहीं पता। अच्छा, अब देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वेग समय ग्राफ के द्वारा इस हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है, मतलब स्पीडोमीटर पे जो रीडिंग होती है उसको लेता है। तो कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर प्रति घंटे में सारणी में प्रदर्शित किया गया है, जो आपकी सारणी दी गई है। ओके, इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति ये बताती है कि समान समय अंतराल के वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है, और इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा आती है। ओके बच्चों, तो ये क्या है आपका एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। अब कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ यानी चित्र 8.6 में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। क्योंकि कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, इसलिए कार के द्वारा तय की गई दूरी जो है आपका S वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित ABCD द्वारा व्यक्त की जाएगी। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस जो त्रिभुज है AD उसका क्षेत्रफल। तो आयत का हो जाएगा AB इंटू BC, ठीक है, और इसका हो जाता है त्रिभुज का हाफ इंटू AD इंटू DE। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। जैसे चित्र 8.7a में वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है। जबकि चित्र 8.7b में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ। चलिए क्रियाकलाप देखते हैं। एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों A, B और C पर आगमन और प्रस्थान करने के समय एक स्टेशन A से स्टेशन B व C की दूरी सारणी इसमें आपको दी गई है 8.4 में। तो करना क्या है, मान लेना है कि इन्हीं 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है और इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचना है और उसकी व्याख्या करनी है। ओके, अगला क्रियाकलाप है। फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिल में स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। तो सारणी 8.5 इन दोनों की अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। हम इन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचना है और उसकी व्याख्या करना है। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला क्या है, किसी वस्तु की एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। देखिए, अगर समान है तो एक सीधी लाइन आती है, लेकिन अगर असमान है, असमान गति है तो क्या होगा, कभी भी सीधी रेखा नहीं आएगी, हल्का सा उसमें कर्व आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कर्व भी आए, लेकिन वो सीधी रेखा कभी नहीं होगी असमान गति में। ओके, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान जो त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना है। तो सुविधा के लिए हम किस तरह से, हमारे पास 3 समीकरण है। एक तो है आपके पास v = u + at, ठीक है। एक दूसरी समीकरण है s = ut + हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है 2as = v² -
यू स्क्वायर, जहां u क्या है, u हमेशा वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v आपको पता है अंतिम वेग होता है, ठीक है। और देखिए समीकरण जो 8.5 वेग एवं समय से संबंध व्यक्त करता है, जबकि अगर 8.2 की समीकरण की बात करें वह समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जबकि समीकरण 8.7 की अगर हम बात करें जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण 8.5 और 8.6 से t को विलुप्त प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय संबंध के लिए समीकरण, देखिए कोई भी वस्तु जो एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को लें, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया है, 8.8 में दर्शाया गया है, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, देखिए प्रारंभिक वेग है u और ये समय इसने कितना लिया, t समय लिया है, ठीक है, t समय इसने लिया है, ओके। और t समय में बढ़कर v पर हो जाता है, t समय पे बढ़ के देखिए v हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बिंदु b जो है, बिंदु b अक्ष, बिंदु b से दो लंब bc एवं be bc और be ये आपके दो लंब है, ठीक है, खींचे गए हैं। प्रारंभिक जो वेग है ये है आपका OA के द्वारा, अंतिम वेग आपका क्या है, अंतिम वेग है आपका BC, ठीक है, वो प्रदर्शित किया गया है। अब BC BD जो है, BD आप कैसे निकालिएगा, देखिए BD आपको निकालना है, BD आपका कैसे निकलेगा, जब आप BC में से क्या माइनस करेंगे, CD, तभी आपका BD निकलेगा, ठीक है। तो BD है BC माइनस CD, ठीक है। अब देखिए अब OC के समानांतर AD रेखा खींची गई है, OC के समानांतर AD एक रेखा खींची गई है ना। और अब तो ग्राफ से हम क्या पाते हैं, ग्राफ से हमें क्या पता, ये BC होगा, BC बराबर BD प्लस DC बराबर BD प्लस OA, जिसमें BC आपका V, O है आपका U। तो जब इनकी वैल्यू को हम रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, BD बराबर V माइनस U। तो वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, जो कि आपका है BD, और लिया गया समय जो है आपका AD, जो आपका होगा BD अपॉन OC। OC क्या है, T, अगर आप T इसमें रखेंगे OC की जगह T, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी A इज इक्वल टू BD अपॉन T, ठीक है। फिर BD जो है, BD आपका क्या है, AT। तो अब आप इन के वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ओके। अगला है आपके पास समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। मान लेना है कि वस्तु एक समान त्वरण A से T समय में S दूरी तय की। चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। देखिए क्या होगा, S बराबर होगा OABC का क्षेत्रफल जो कि एक समलंब है, ठीक है, आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए क्या है आपके पास, OA इंटू OC प्लस हाफ इंटू AD इंटू BD, जहाँ पे OA की वैल्यू है U, OC है आपका बराबर AD बराबर T और BD आपका AT। अब इन की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, मान रखने पे क्या मिलेगा हमें, देखिए तो यहाँ से हमें ये समीकरण मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगला है आपका वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। देखिए चित्र 8.8 में जो प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण A से T समय में तय की गई दूरी S को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OAB द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया। मतलब कि S क्या होगा, समलंब OABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो आपका क्या है, देखिए OA प्लस BC इंटू OC अपॉन T। OA की वैल्यू है U, BC है आपका U और OC आपका T, ठीक है। तो जब इस वैल्यू को हम रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी ये वाली, ओके।
उदाहरण देखते हैं 8.5। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखिए जब भी विरामावस्था आएगा दैट मीन्स आपका जो u है वो 0 रहेगा, ठीक है। और 5 मिनट में जो कि आपका टाइम है वो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी आपका ये v है। तो आप मान लें कि त्वरण एक समान है, तो आपको क्या करना है, त्वरण सबसे पहले निकालना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो देखिए u आपके पास 0 है, v है आपके पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 20 आ जाएगा। मिनट है 5, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 5 मिनट में हो जाएंगे 5 × 60 यानी 300 सेकंड। फिर आप ये त्वरण निकालने का फॉर्मूला है, तो यहाँ से आपका त्वरण देखिए आ गया 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है दूरी, तो देखिए ये जो समीकरण है ना, इसी में आपके पास दूरी है, तो आप इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, जो भी वैल्यूज आपको दी गई हैं उनमें रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका आ जाता है 300 मीटर यानी 3 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी का त्वरण है 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और तय की गई दूरी है 3 किलोमीटर। ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपने बाकी उदाहरणों का अभ्यास करना है। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला क्या कहता है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती, फिर से आ गया विरामावस्था, यानी कि इसका u है 0। 2 मिनट आपको टाइम दिया गया है, तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, ये आपका क्या है a। तो आपको क्या करना है, वहां से निकालना है प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। ओके बच्चों, तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास टाइम है, u है और आपके पास त्वरण है। तो यहां से देखिए त्वरण के फॉर्मूले से जो आपके पास है a v माइनस u बटा t, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे v, ठीक है। फिर आपको दूरी निकालनी है, तो अभी दूरी निकालने का आपके पास एक समीकरण था ना, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फिर आप इस समीकरण में रखेंगे तो आप यहां से तय की गई दूरी को निकाल पाएंगे। ओके बच्चों, एक समान वृत्तीय गति, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि ये वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में ये परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती लेकिन अपनी गति की दिशा को बदलती है, ठीक है। देखिए किसी पथ पे मार्ग पे एक वस्तु की गति का उदाहरण चित्र 8.9a में दिया गया है। जैसे कोई एथलीट है, धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भाग यानी AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है, ठीक है। और फिर एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। ये स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला, क्योंकि 4 कोने थे, है ना। तो अब मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसे कि चित्र 8.9b में प्रदर्शित है। जैसे कि देखिए ये है आपका षटकोणीय या अष्टकोणीय और ये है वृत्तीय पथ। ओके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, हाँ, इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। अगर वो षष्टभुजाकार ना होकर अष्टभुजाकार पथ है तब क्या होगा, तब वो क्या करेगा, अब पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तो मुड़ने के लिए वो क्या करेगा, अब मुड़ने के लिए भी उसकी संख्या की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे और उन भुजाओं का आकार कैसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि भुजाओं की जो लंबाई है घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है, तो उसके वेग में केवल गति के दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। अब जैसे हमें पता है कि जो त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। अब क्या है, अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग क्या होगा, 2πr/t।
जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब देखिए क्रियाकलाप में एक धागे का टुकड़ा इस तरह से लेना और उसमें एक छोर पे एक छोटे से पत्थर को बांधना है। आपने अक्सर किया भी होगा शायद ये क्रियाकलाप। फिर दूसरे छोर को पकड़ के पत्थर को क्या करना है, वृत्तीय पथ पर उसको करना क्या है, नियत चाल से घुमाना है, जैसे कि ये बच्चा घुमा रहा है उसमें। ठीक है, तो अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दो। क्या बता सकते हो धागा छोड़ने पर पत्थर किस दिशा में जाएगा? इस क्रिया को आप बार बार दोहराइए और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और देखना है कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक जब आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के आपके क्या है, स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वो उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वो गति कर रहा था। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। ठीक है, जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र में, या उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे क्या करता है, वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वो छोटे समय गति कर रहा था। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि जो क्रियाकलाप में जो पत्थर के लिए जो हमने बात की, तो वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की गति हो गई, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ कोई उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ कोई साइकिल सवार है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं हमने क्या सीखा। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है और ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या देखिए, हम ये जो समीकरण है इनके द्वारा की गई है, जहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करता है और इसका अंतिम वेग क्या है, v है, जो t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ओके बच्चों, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अभ्यास का। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते पे जिसका व्यास है 200 मीटर यानी d, उसका एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, इसमें आपको ये निकालना है। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। ओके, और इस अध्याय का अभ्यास अब आप खुद करेंगे।